नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बात कर रहे हैं और इस क्रम में मनु की चर्चा हम कर चुके हैं पूरी। पिछले वीडियो से हमने कौटिल्य के बारे में चर्चा आरंभ करना शुरू किया था। कौटिल्य ने दंड को ऐसी शक्ति के रूप में व्यक्त किया है जिसको कि धर्म की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। उनका ये मानना है कि मात्स्य न्याय यानी कि मात्स्य न्याय की मैंने कल बात की थी। मात्स्य न्याय यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिसमें शक्ति होगी, जिसमें बल होगा वो जिएगा, उसका अस्तित्व रहेगा, और जो कमजोर होगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस अवस्था में भी कुछ शक्तिशाली लोगों के द्वारा भौतिक बल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कौटिल्य दंड को केवल शक्ति का पर्यायवाची नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार तीन तत्व जो हैं वो भौतिक शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो उसको दंड का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इनको हम बिंदुवार तीनों तत्वों को देख लेते हैं। पहला तत्व है कि शक्ति का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, किसी भी दूसरे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरा, ये शक्ति मात्रा में इतनी अधिक होनी चाहिए और प्रकृति में यानी कि नेचर में इस तरह की होनी चाहिए कि अलग अलग लोग बाग अलग अलग या संगठित होकर के भी अपनी शक्ति के बल पर चुनौती न दे पाए। और तीसरा, इस शक्ति का प्रयोग जो है वो किसी अधिकृत संस्था के द्वारा यानी कि ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी अधिकृत संस्था माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है। उसके वैध नियंत्रण को यानी कि उसके लीगल कंट्रोल को लोगों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः राज्य के द्वारा जो प्रयुक्त शक्ति है उसको कौटिल्य ने दंड की संज्ञा दी है। धर्म को कौटिल्य ने मनुष्य के जीवन के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निर्वाह के लिए आवश्यक नियमों की संहिता, नैतिक मूल्यों और राज्य सत्ता पर नियंत्रण के साधन के रूप में चित्रित किया है। धर्म का यहाँ पर तात्पर्य जो हम हिंदू मुस्लिम या इस तरह की जो बात करते हैं इससे तात्पर्य नहीं है। धर्म का हमको प्राचीन भारतीय साहित्य में जिस प्रकार का इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया है उससे समझना पड़ेगा। धर्म का अर्थ है यानी कि धर्म के शाब्दिक अर्थ से हम देखें, धर्म ध्री धातु से बना है। ध्री का अर्थ है धारण करना, यानी कि वो धर्म वो है जो धारण करता है। धारण यानी कि मनुष्यों को धारण करता है, मनुष्यों की सब पूरे व्यवहार को धारण करता है। धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य, यानी कि आपको मैं सिंपल भाषा में सरल शब्द में अगर समझाना चाहूँ, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है कि वो काम जो कि किया जाना चाहिए। जैसे किसान है उसका धर्म है खेती करना, शिक्षक है उसका धर्म है पढ़ाना, विद्यार्थी है उसका धर्म है पढ़ना, माता पिता हैं उनका धर्म है अपना बच्चों के पालन पोषण करना, बच्चों का धर्म है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना उनकी। सरकार का धर्म है शासन अच्छी चलाना, प्रजा का धर्म है कि सरकार के नियमों का पालन करना और उचित मात्रा में कर जो है वो सरकार मांगती है उसको देना। तो ये जब जो सारे मैंने एग्जाम्पल्स बताए, ये सब चीजें शामिल होती हैं धर्म के अंतर्गत, यानी कि हर व्यक्ति का जो धर्म है वो यदि उसके अनुसार काम कर रहा है तो इस चीज को इस संदर्भ में धर्म का अर्थ लिया जाना चाहिए जब हम मनु, कौटिल्य, शुक्र की बात करते हैं जिन्होंने इतना प्राचीन समय में इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी। तो कौटिल्य ने सुख का आधार बताया है धर्म को। उनके अनुसार धर्म अर्थ पर आधारित है और अर्थ उनके अनुसार राज्य पर निर्भर है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। निर्धारित नैतिक उद्देश्यों के लिए राज्य के द्वारा धर्म के अनुकूल की गई शक्ति के प्रयोग को कौटिल्य दंड की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि यदि राजा स्वार्थ के कारण या धर्म विरुद्ध होकर के शक्ति का प्रयोग करता है तो कौटिल्य इस शक्ति के प्रयोग को न तो दंड की संज्ञा देते हैं और न ही उसे लीगल मानते हैं, वैध मानते हैं। उनके अनुसार केवल वही बल प्रयोग उचित है या वैध है जो कि धर्म के सिद्धांत को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया हो।
अब इसके पश्चात हम बात करेंगे राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। मैंने आपको बताया था मनु, कौटिल्य और शुक्र इन तीनों में टॉपिक्स की सिमिलैरिटीज है। मनु का सप्तांग सिद्धांत हम मनु की चर्चा के दौरान पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौटिल्य ने कौन से चीजों को सप्त अंग माना है। तो मनु के समान ही कौटिल्य ने राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण किया है और राज्य की 7 प्रकृतियां या अंग जो हैं उनका विवेचन किया है डिटेल में। इन 7 अंगों में उन्होंने जो शामिल किया है वो है स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इसको हम बिंदुवार एक एक को देख लेते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्वामी। स्वामी यानी कि कौटिल्य ने यहाँ पर वो राजा शब्द का प्रयोग करते हैं, ये स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं। बस कुछ शब्दों का फर्क है, बाकी चीजें कमोबेश एक ही तरह की हैं। कौटिल्य ने राज्य या स्वामी को राज्य का शीर्षस्थ अंग माना है। उनके अनुसार राज्य की शक्ति का उपयोग जो है वो राजा के द्वारा किया जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि जटिल दायित्वों की पूर्ति करने के लिए राजा की शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो बहुत अच्छे प्रकार का होना चाहिए। राजा उच्च चरित्र वाला होना चाहिए और उसके अंदर सारे प्रकार के जितने भी सद्गुण हैं उनका समावेश होना चाहिए। फिर दूसरा अंग बताते हैं कौटिल्य, अमात्य। मंत्री के स्थान पर वो अमात्य शब्द का प्रयोग करते हैं और आपको भी पढ़ते समय अमात्य शब्द का प्रयोग देखना पड़ेगा और यही लिखना पड़ेगा। इसको मंत्री को यानी कि अमात्य को कौटिल्य राज्य का अनिवार्य अंग मानते हैं, यानी ये एक तरीके से आवश्यक अंग है और उनका ये कहना है कि महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय जो हैं वो राजा को अमात्यों के परामर्श से ही करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि उचित परीक्षण के बाद यानी कि अच्छी प्रकार से भली भांति निरीक्षण परीक्षण के पश्चात ही सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अमात्यों की निश्चित संख्या का वो कोई ऐसा उल्लेख नहीं करते, लेकिन उनका ये मानना है कि राजकीय कार्यों के लिए राजा आवश्यकता के अनुसार उचित संख्या में अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा अंग बताते हैं जनपद। जनपद का अर्थ है यहाँ पर राज्य की सीमाएं और उसके अंतर्गत निवास करने वाली जो नागरिक गण है वो। तो कौटिल्य ने प्लेटो के समान ही राज्य की जनसंख्या या भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं बताई है। उनके अनुसार आज का जो जिला है उसको जनपद के रूप में, जनपद के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने ये अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी रक्षा करना जो है वो इजी हो सके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क न हो जाए। जनपद की भूमि उपजाऊ हो और जिससे कि थोड़ा सा परिश्रम करके ही अन्न की उत्पत्ति की जा सके। जनपद में सरोवर, नदी, पर्वत, वन ये सब भी प्रचुर मात्रा में अगर हो तो उसको श्रेष्ठ माना है ऐसे जनपद को। चौथा अंग वो बताते हैं दुर्ग, यानी दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानते हैं। दुर्ग का अर्थ है किला। राज्य की सीमाओं पर चारों ओर और उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करते हैं कौटिल्य। ये 4 प्रकार के दुर्ग बिंदुवार समझ लीजिए, ये एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। 4 प्रकार के दुर्ग कौन से हैं कौटिल्य के अनुसार, ये पूछा जा सकता है। औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का अर्थ है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो। दूसरा पार्वत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो और पर्वत और कंदराएं मतलब गुफाएं उसमें विद्यमान हो। धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का अर्थ है कि जो मैदान में बना हुआ हो और जिसमें किसी भी प्रकार का जल या घास जो है वो न हो, पूरी तरह से मैदान हो। वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो कि चारों तरफ दलदल, पेड़ और झाड़ियों से घिरा हुआ हो। यानी कि इस चारों प्रकार के दुर्गों का यानी कि इन किलों का जो उद्देश्य है वो क्या है कि ये राज्य की सीमाओं पर इस प्रकार से बने हुए हों कि कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी शत्रु देश जो है वो यदि आक्रमण करता है तो इन दुर्गों को पार करने में उनको कठिनाई हो और इन किलों से मतलब वहां तक पहुंचने तक ही राजा को या राज्य को, सेना को इन सब चीजों की जानकारी मिल जाए और वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था का
पुख्ता इंतजाम कर सकें। पांचवा उन्होंने बताया कोष, यानी राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए उचित मात्रा में खजाना जो है, कोष जो है वो जरूरी है। और इस कोष की देखभाल के लिए, इसको पूरा सिस्टमेटाइज करने के लिए विश्वास पात्र कर्मचारी और अधिकारी इनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। छठा उन्होंने बताया है दंड, यानी इसको सेना भी मान सकते हैं, और ये एक आवश्यक अंग जो कि आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा करता है। कौटिल्य ने ये कहा कि शौर्य और बहादुरी, विश्वास, इन सब चीजों की पूरी अच्छे से गुणों की परीक्षा करने के बाद में ही सैनिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और उनको कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और अनुशासन जो है वो सेना में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सातवां उन्होंने बताया है मित्र, यानी जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में तभी लगा हुआ रह सकता है जब बाहर से आक्रमणों की आशंका जो है वो कम से कम हो। और ये कब संभव है? जबकि बाकी के बाहरी राज्य जो हैं, पड़ोसी राज्य जो हैं, उनसे राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध हो। तो इस प्रकार से राज्य के ये 7 अंगों के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। थैंक यू।